नमस्कार जनता, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की। अभी तक इजराइल शांत है, लेकिन जो जुबानी जंग है उसमें लगातार वो भी कह रहे हैं कि हमारे हथियार एकदम रेडी हैं। उधर से ईरान कह रहा है कि जब अब हमला होगा तो आयरन डोम भी नहीं रोक पाएगा, यानी कि सीधा जवाब है। खैर, सीज फायर, उसके बाद में इसका ब्रेक होना, तुर्की से साफ साफ कह देना ट्रम्प का कि बिल्कुल अभी ब्रेक हो चुका है, और लगातार हमले जारी हैं दोनों तरफ से। वो गल्फ में अमेरिका के बेस को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका सीधा ईरान के उन जगहों को जो खासकर ब्रिजेज हैं, या फिर ऐसा लगता है कि उससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है, सैन्य ठिकाने हैं, जिससे दो तरह की बातें होती हैं। जैसे हमने काफी लंबे समय से युद्ध की चर्चा कर रहे हैं कि एक तो मेंटली डिस्टर्ब करना, कि एक प्रेशर बिल्ड करना कि आपको इस तरह से इन चीजों के खत्म होने से आप पर क्या असर पड़ रहा है। दूसरा सैन्य ठिकाने। तो दो मोर्चों पर ये इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज हमारे साथ तीनों रक्षा विशेषज्ञ हैं जो 28 फरवरी जब से युद्ध शुरू हुआ था लगातार जन टीवी के दर्शकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है कि दो चीजों पे मैं जानकारी जानना चाहूंगा। एक तो इजराइल रेडी है लेकिन अटैक क्यों नहीं कर रहा। दूसरा, यह भी कहा जा रहा है कि अब रशिया भी एंट्री कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या मान सकते हैं कि विश्व युद्ध की आहट है ये, या अभी से इसके पैरेलल कुछ लोगों ने, देखिए शांति बहाली के लिए तो बहुत सारे मुल्क हैं जो चाहते भी हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके भरोसे दुनिया है कि कभी कुछ होगा तो ये मध्यस्थता करेंगे, वो बहुत आशय पे है। उनका क्या असर हो सकता है, क्या उनको भी खुद की ताकत का एहसास होगा। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल एस कटेवा साहब हैं, एयर कोमोडोर चंद्रमौली जी हमारे साथ में हैं, कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। जो सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है, एक दिन पहले भी एक कमर्शियल जहाज पे अटैक करना, 12 जो भारतीय उनको बचा लिया, एक अभी भी एक की डेथ हो गई जिस तरह से माना जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, कौन रिस्क लेगा, क्योंकि फ्यूल प्राइस हैं वो भी जंप कर रहे हैं, उससे दुनिया प्रभावित हो रही है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसी सिचुएशन थी कि चले कुछ पास हो रहे थे, कुछ रुक रहे थे, जो भी स्थिति, अब तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उसको। तो किस तरह से देखें कि वापस हम वहीं के वहीं आ गए, इतनी बर्बादी सब दुनिया की नजरों ने देखा, फिर वहीं आके खड़े हो गए। तो अब लगता है आपको कुछ सॉल्यूशन होगा इसका, या फिर कोई दूसरे मुल्क बीच में आएंगे और उसके बाद में सिचुएशन और बिगड़ेगी, उसका शायद इंतजार है अभी। देखिए योगेंद्र जी, जब ये लड़ाई शुरू की थी इन्होंने, तो ये इनका बेसिक मुद्दा था कि ईरान की रिजीम चेंज करना, और ईरान जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की एडवांसमेंट में पहुंच गया था उसको रोक। पर धीरे धीरे आप देख रहे थे कि वो चीज तो पीछे बैकग्राउंड में हो गई है। उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं बनाए। अभी हॉर्मुज स्ट्रेट है जहाँ पे पूरी की दुनिया का कम से कम 20 से 25% लिक्विफाइड गैस और क्रूड जाता है। फिर लड़ाई सारी की सारी वहां आके उसके ऊपर केंद्रित हो गई है। और आपको मैं बता दूं कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट कोई पहली बार ऐसी उसमें न्यूज में नहीं आई है। 1984 में जब ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी, तब कम से कम वहां पे 100 ऑयल टैंकर्स को उन्होंने, एक दूसरे ने जो कंट्रीज थे उन्होंने, मतलब ईरान इराक तो फायर कर रहे थे, और तकरीबन 100 टैंकर्स को उन्होंने उस टाइम पर डिस्ट्रॉय किया था। उसका लड़ाई का नाम ही तो लगा था द बैटल ऑफ ऑयल टैंकर्स। तब मालूम था। उसके बाद में अमेरिका ने वहां पे अपनी जो उनकी सेंटकॉम की 5th उनकी वो है, एक फ्लीट है, उसको उसी इलाके के लिए तैनात कर रखा है कई सालों से। छोटा मोटा आगे पीछे जाते हैं पर वो उनकी निगरानी वहीं रखते हैं। ईरान ने जब इसको रोका इस बार, और हॉर्मुज को रोका, ईरान को मैं बताऊं ये कहां से सीखा है ईरान ने। ईरान का, आप इससे पहले आप हम एक पैरेलल अगर ड्रॉ करें तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई ले लीजिए आप। जब भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है, जब एक कंट्री बहुत मजबूत है और दूसरी कंट्री कमजोर है,
तो कमजोर कंट्री वो क्या करती है कि जो 15 से 20% की जो कमजोरी है दुश्मन की, उस पे केंद्रित रहती है। अब आपने इन्होंने क्या किया कि वहां पे भी एक जो सी ऑफ अजोव करके एक जगह है, जो समुद्र है जो ब्लैक सी के ऊपर नॉर्थ में है, जहां से रशिया की काफी सारी फ्रेट मूवमेंट होता है, और काफी वहाँ क्योंकि वो शैलो है तो वहाँ मछली और ये जो सी फूड होता है, सी के जो बहुत सारी वहाँ पे पैदाइश होती है। तो वहां पे जिस तरह से अभी ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स लाइट वो हल्के और कम पैसे वाले जो हथियार हैं उनसे उनको अट्रीशन करता है, और सी को डिनाई करना इनका एम होता है। अब आप ऐसी हालांकि रशियन नेवी और यूएस की नेवी इतनी जबरदस्त ताकत है, और ईरान की नेवी उन्होंने बिल्कुल बोल रहे खत्म कर दी है। ईरान की जब नेवी खत्म कर दी है, मतलब ईरान के जो बहुत बड़े बड़े जहाज थे उनको आउट ऑफ गियर कर दिया होगा, वो मतलब नहीं चल सकते इस तरह के जो बड़े बड़े उनके पोत थे जो आर्मामेंट फिट करे हुए, उनको उन्होंने खराब कर दिया होगा। परंतु अभी क्या हालत है, अभी आप अगर हॉर्मोज की भूगोल को आप स्टडी करेंगे तो हॉर्मोज के जो इनका जो इलाका है जहां हॉर्मोज, एक तो पर्शियन गल्फ से लेके ओमान गल्फ तक के बीच में जो 55 किलोमीटर जहाँ कम से कम है, और इसके आसपास 70-80 किलोमीटर का इसकी विड्थ है। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने गजत जी की, इन्होंने चैनल बना रखे हैं 2 किलोमीटर का, 2-2 किलोमीटर के चैनल, और 2 किलोमीटर और उसके बीच में 1.5-2 किलोमीटर की दूरी, जिससे कि एक आगे जाने वाले जहाज जो पर्शियन गल्फ के अंदर जाएंगी तेल लेने के लिए, और दूसरी तरफ वाले तो इन एंड आउट के जो चैनल्स बने हुए हैं उनको उन्होंने रोका है। किस तरह से रोका है, क्योंकि वो उसके आसपास जितनी जमीन है जो पहाड़, तो जहां ये ईरान का जो लगती है पूरी बाउंड्री, इसमें काफी सारे वो है पहाड़ है, जोग्रोस रेंजेस करके पहाड़ है, बहुत रगेड है, और उसके अंदर कोई सॉर्ट की केव्स बनी हुई है, तो वहां छुपना बड़ा आसान है। और एक ईरान के जो छुपे हुए लोग, छुपी हुई जो फौज है आईआरजीसी के कमांडो, जो दूसरी वाले लोग, उनको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उससे पूरी वो समुद्र की निगरानी वो कर सकते हैं कहां से कौन सा जहाज आ रहा है। और अगर इनको आप और उनके साथ वो छोटी छोटी, जैसे चंद्रमौली साहब ने पिछली बार बताया था, ये छोटी उनके पास छोटी बोट है, हाई स्पीड बोट्स विच कैन बी मैन हैंडल, 5 या 6 आदमी उठा के उसको उधर कहीं छुपा के रख देते हैं, और फिर ले जाके समुद्र में डाल के उसको ले जाते हैं, उस पर ड्रोन रख के फायर कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो लड़ाई इन्होंने पकड़ी है, ये है कि वो उसके साथ प्रॉपर अगर हवाई जहाज का फायर हो, पूरी सी की पूरी उनके पास बड़ी बड़ी फ्रिगेट्स हो, शिप्स हो लड़ाई की, वो तो है नहीं ईरान के पास। ईरान ने सिर्फ ये करना है कि उनको हॉर्मोज डिनाई करना है, और उससे क्या होगा कि पूरी आप बोल रहे थे कि वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट आता था उससे ज्यादा इकोनॉमिक इफेक्ट अभी आ रखा है पूरी दुनिया, खास करके एशियन कंट्रीज को, कि ये सारा का सारा आर्थिक मोर्चे पे जरूर लड़ाई शुरू हो गई, आर्थिक मोर्चे पे तो 20% जो निकलता है ऑयल, ये हाफ एशिया में आता है ज्यादातर, जापान, इंडिया, चाइना और बाकी एशियन कंट्रीज उसके लिए आता है। तो हम लोगों को सबसे हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये इस तरह की आ गई है हालात, और क्योंकि अभी पूरे ईरान के अंदर एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट था, एंटी ट्रम्प सेंटिमेंट था, वो आपने देखा था खेमेनी के फ्यूनरल के समय कितना जबरदस्त उसके प्रति रोष था, और उसकी एकता, ईरान की एकता इस चीज में बढ़ गई है। तो ये तो जिस तरह का वॉरफेयर वो कर रहे हैं वहां पे, और दूसरा क्या है कि इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर छोटे छोटे आइलैंड है, उन आइलैंड्स में भी इस तरह की सॉल्ट केव्स बनी हुई है और मार्शी एरियाज है, कि वहां जब तक कोई रेगुलर ट्रूप जाकर के वहां उतरेगा तो उतर नहीं सकता, मार्शी है, कोई बड़ी इक्विपमेंट ला नहीं सकते हो, तो या तो उनको अपने फिजिकली ट्रूप्स इंडक्ट करने पड़ेंगे, और जो इलाका है हॉर्मुज के साथ साथ का 15 से 20 किलोमीटर की जो लाइन है उसको अगर वो कैप्चर करें और तब फ्री हो, उसके लिए उनको अपने ट्रूप्स को कमिट करना पड़ेगा। वो अमेरिका मुझे नहीं लगता कि करेगा। जी बिल्कुल, दोनों तरह से ये इसी तरह का बम्बारमेंट है, और सिचुएशन ये है कि चलिए दोनों के बीच तो फंसे हैं, आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन
दुनिया भी इनकी लड़ाई में उलझी हुई है। मैं चंद्रमौली सर आपके पास में आना चाहूंगा। अब क्या लगता है आपको कि ट्रंप खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की समझ में अमेरिका डायरेक्ट को लड़ाई में नहीं था। ठीक है, अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा था इजराइल को अभी खामोश रखा हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है कि इजराइल सीधा फ्रंट पे नहीं आ रहा? देखिए, ये जो जय हिंद, पिछले कुछ दिनों में ईरान ने बड़े अपने पैक्ट किए हुए हैं कंट्रीज के साथ में, और जैसे आपको लग रहा है कि यूएई में उसने कम अटैक किए अभी, सऊदी अरेबिया में नहीं किए, तो इन्होंने अपना पैक्ट बना लिया है पिछले कुछ दिनों के अंदर कि भाई हमारे ऊपर मत करना, ये करेंगे वो करेंगे। इसी तरह से बड़ी कंट्रीज के साथ में भी है, जैसे आप बता रहे थे रशिया वो कूद पड़ सकता है इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के साथ में। सो ये अभी तो नहीं आया है। तो इजराइल को अमेरिका रोका हुआ है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो पॉलिटिकली सबसे कनेक्टेड नहीं है, वो सबको कनेक्ट नहीं करता है। किसी को मानता है, कोई इजराइल को मानता है, कोई इजराइल को नहीं मानता है, जैसे पाकिस्तान नहीं मानता इजराइल को, इजराइल है ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से एक टेढ़ा बड़ा देश है जिसके पास में सैन्य शक्ति बहुत पावरफुल है। तो अगर इजराइल कूद पड़ा अंदर, तो अब जो पिछले 2 महीने में जो डेवलपमेंट हुआ है, अब कहते हैं इजराइल कूदेगा तो हम भी आएंगे। तो ये एक बड़ा युद्ध होने के चांसेस हैं जो विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। जैसा आप बताया तो रशिया आ सकता है, अगर रूस अगर आ गया तो चाइना क्यों नहीं आएगा? चाइना तो फुली डिपेंड ईरान के ऊपर है। तो इस तरह से बढ़ सकती है जस्ट इजराइल के आने से। तो अभी यूएस चाहता है कि इजराइल इसमें नहीं आए, इसीलिए आप टीवी पे बार बार सुनते हैं कि ट्रंप ने इजराइल को इजाजत नहीं दी है, उनका नौकर नहीं है, और उसको रिक्वेस्ट किया होगा आप इसमें नहीं आएंगे, आप अगर आ गए तो ये युद्ध बढ़ सकता है। तो ये बात हो गई अभी प्रेजेंट युद्ध की, जिसमें इजराइल को मना कर रहे हैं, हालांकि इजराइल रेडी है। और जो अमेरिकन है, जैसे आप टॉमाहाक क्रूज मिसाइल के बारे में सोच रहे हो, इसने 700 टारगेट या 70 टारगेट या 150 टारगेट मारे। मतलब कि किस तरह से अटैक कर रहा है, ये मल्टी डायरेक्शन अटैक कर रहा है। तो हवाई जहाज आ रहे हैं ये अरबी एयरफील्ड से, जो इधर इनके पास में बहरीन के अंदर है, ओमान के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, तो यहाँ से उड़ के जा रहे हैं। इनको रिस्क ये होता है कि वहां जाएंगे तो हो सकता है ईरान के पास में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल आ गए हों, या उनके पास में जैसे पहले ड्रोन उन्होंने एक तोड़ दिया था जहाज को, F-15 गिर गया था। तो ये अगर आ गई तो उनको नुकसान होता है जान और माल का। तो माल नुकसान तो ढह सकते हैं, पर जान का नुकसान मुश्किल होता है, क्योंकि पायलट को रिकवरी करना जरूरी होता है, जो पिछली बार किया था इन्होंने। इसलिए क्रूज मिसाइल इनके पास बहुत है, 1000 मील। आप देखो 1000 मील होता है करीब 15-16 किलोमीटर। इतना लंबा मिसाइल जो 100% एक्यूरेटी से करता है। वो लो लेवल जाता है, रडार में दिखता नहीं है, सब सोने के चलता रहता है। तो ये मतलब कि एक्यूरेट जाता है। इराक की लड़ाई में भी अमेरिका ने पहला क्रूज मिसाइल तोड़ करके उनके कम्युनिकेशन सेंटर और बिजली की जहां बनती थी वहां पे, उसको तोड़ा था। तो इससे अटैक किया हुआ है। आप दूसरी फेज देखो आप कि आईआरजीसी और यूएससी की लड़ाई है, ईरान लड़ाई नहीं कर रहा है। जब आप सुनते हो ना ट्रम्प कहते हैं ईरान से हमारी बात हो रही है, ईरान एग्री कर रहा है, ईरान हमसे ये करेगा, हम साइन कर लेंगे ईरान, तो ईरान एग्री कर रहा है। लेकिन आईआरजीसी जो आपको बताया था पिछली बार कि ये बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये एग्री नहीं कर रहे हैं। तो लड़ाई आईआरजीसी कर रहा है, ईरान नहीं कर रहा है। लेकिन आईआरजीसी की इस हरकतों से कि हम लड़ाई करेंगे, हम तेरे को तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, ईरान के लोगों को जो नुकसान हो रहा है, ईरान के लोगों की जो सहूलियत है, अभी बिजली का 4200 मेगावाट का बिजली का उन्होंने तोड़ दिया। एक मिसाइल गया तोड़ दिया, मेन जगह लग गया तो चलना बंद हो गया, वो 2 मारेगा तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आप बताओ कि 4200 मेगावाट में कितने लोग परेशान ईरान के हो रहे होंगे। तो उसके बारे में हमको न्यूज नहीं आ रही है। हमको न्यूज आ रही है कि क्या तोड़ा क्या मारा, लेकिन लोगों के लिए क्या हाल हो रहा होगा कि अभी 40 डिग्री टेम्परेचर बता रहे हैं वहां पे, एंड बिजली नहीं आ रही है, तो एसी वगैरह पंखे वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो मुश्किल बड़ी बड़ी भी है। दवाई की हो सकती है, राशन की हो सकती है, हालांकि ये चीज अभी निकल के बाहर नहीं आई है। तो मैं ये सोचता हूं कि ये बढ़ेगा तब जब इजराइल एंट्री करेगा। इजराइल अभी एंट्री नहीं करेगा क्योंकि यूएसए खुद ही टैकल कर रहा है। लेकिन अब ईरान अगर बड़े मिसाइल अटैक अगर यूएस के बेस पे कर देता है, कुवैत पे क्या, बहरीन पे या जॉर्डन, तब उसको लगेगा कि अब ईरान को, इजराइल को आना चाहिए। जब ये आएगा तब ये एकदम बढ़ जाएगा और बाकी देश इसमें कूद पड़ेंगे और ये विश्व युद्ध की तरफ धकेला जाएगा। ये उस सिचुएशन में आ सकता है। चलिए, मैं हिमांशु जी का रुख करना चाहूंगा। मैं
पहले दिन से लग रहा था कि सीज फायर का ऐलान तो कर दिया ट्रंप ने, लेकिन दो चीजें उस वक्त भी खड़ी थी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी जो इजराइल को पूरी तरह से खल रही थी। दूसरा, होर्मुज को लेकर के और कोई क्लियरिटी नहीं थी कि हाँ क्या होगा वो, क्योंकि ईरान ने कहा था कि ये हमारा टोल नाका बना रखा था अपना, कि ये तो टोल टैक्स देना ही होगा आपको। तो इसमें क्लियरिटी नहीं होने की वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पंगा तो होना ही है, इसको हम सीज फायर एक टेम्परेरी बेस के लिए मान के चल सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। योगेंद्र जी, देखिए वो सीज फायर नहीं था, दैट वाज जस्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आगे फर्दर अगर हमें बात करनी है तो किन किन मुद्दों पे बात करनी है, और जिसमें इन्होंने जो मुद्दे रखे थे वो दोनों ही को स्वीकार्य नहीं थे। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी, जैसे आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया है, तो इजराइल इसको मानने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद लेबनान की जो सरकार है उसके साथ में फिर भी उनका समझौता हुआ। आप देखिए लिटानी रिवर के पास में वो बार बार हमले कर रहे हैं जहां पे हिजबुल्लाह का गढ़ है। हिजबुल्लाह को ईरान खत्म नहीं होने देगा क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस उसकी बहुत बड़ी पावर है। हमने देखा जब इसने यहाँ से हॉर्मुज को बंद किया, उस तरफ रेड सी में बाब अल मंदेब के आसपास हुती विद्रोही भी शुरू हो गए। हालांकि इस समय हमास की जो पावर है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, जिस तरीके से उन्होंने काफी उनके लीडर्स को भी एलिमिनेट किया है, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉक्सीज हैं ये ईरान को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं। तो इसलिए जो लेबनान का मुद्दा है, हिजबुल्लाह का मुद्दा है, उस पे क्योंकि ये एग्री नहीं हो रहे थे, ईरान ने कहा था अगर वहां हमले होते हैं तो सीज फायर का इसको वायलेशन माना जाएगा, और वही हुआ अल्टीमेटली। उसके अलावा ईरान ने क्लियर किया था कि हॉर्मुज में हम आपको बताएंगे कि आपने किस रास्ते से जो भी कमर्शियल शिप्स हैं उनको निकालना है। लेकिन अमेरिका क्या करता है, देखिए उस समय जब खामनेई साहब की अंत्येष्टि चल रही थी, उसने कोशिश की कि कुछ शिप्स को उस रास्ते से ले जाया जाए ओमान की तरफ से, जो कि इसने प्रतिबंधित किया हुआ है। अगर आप दोनों ही तरफ से उकसावे वाले काम करेंगे तो आपको समझना चाहिए कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए शांति के लिए और शांति वार्ता के लिए, किसी भी संधि के लिए रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अभी इसमें और भी कुछ पहलू हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये नहीं सोचा था कि जितना बड़ा हुजूम खामेनेई साहब की अंत्येष्टि में आया है वो आएगा। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज की, देखिए उसी दौरान पे वो नाटो गए हुए थे, जो अंकारा में थे नाटो की समिट के लिए, एंड ही वाज सो स्केर्ड, उन्होंने बीच में अपना जहाज बदला है। और इसी दौरान वो कई तरह के बयान देते हैं कि जो हम शायद इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ईरानी जनता के लिए, ईरानी लीडरशिप के लिए जिस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी उकसावे वाला है। फिर एक और चीज है, देखिए वो क्या कहते हैं कि मेरे पास आज अगर मैं वहां बम गिराऊं तो जितनी भी इनकी टॉप लीडरशिप है मैं उसको खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो आप इस तरह की बयानबाजी अगर करते हैं तो डेफिनेटली देखिए ईरान से भी पलटवार आता है, वहां पे मोहम्मद वाहिदी साहब कुछ और कह देते हैं। सो जब आप एक दूसरे को भड़का रहे हैं, और अभी इस समय ईरान की स्थिति यह है कि वहां पर दो फाड़ हैं, एक IRGC जो पूरी तरीके से युद्ध चाहती है, दूसरा पेजेश्कियान साहब जैसे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि थोड़े से उदारवादी लोग हैं, जिनको कि ये पसंद नहीं कर रहे हैं। और जब अंत्येष्टि का समय चल रहा था तो ईरान पे बकायदा पोस्टर्स लगाए गए थे जिसपे लिखा गया था कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसपे गोलियों के निशान थे। तो आप देखिए अब जब इस तरह की उकसावे वाली चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि दोनों ही तरफ से रिस्पेक्ट नहीं है। जहां तक हॉर्मुज का सवाल है, हॉर्मुज ईरान के हाथ में आया हुआ एक ऐसा अस्त्र है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से कई ज्यादा गुना शक्तिशाली है, क्योंकि आप जब 20% विश्व व्यापार को रोकते हैं, और जिससे कि न सिर्फ अमेरिका परेशान हो रहा है बल्कि अगर हर कोई देश जो कि तेल का निर्यातक है या तेल का आयातक है वो परेशान हो रहा है। उसके अलावा इनकी जितनी भी इकोनॉमी थी वो तेल पे टिकी हुई है। उसके अलावा टूरिज्म है, टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पे जिस तरह का माहौल है। तो हर तरीके से, और देखिए आदमी के हाथ में अगर वो कमा पाता है तब उसको बातें करना अच्छा लगता है, गुर्बत में आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं, और यही हालत वहां के देशों के लिए। इसीलिए MBZ ने क्लियरली मना कर दिया था कि अमेरिका को हम आपकी युद्ध भूमि नहीं देंगे, और इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है तुर्की को पटाने के लिए। तुर्की भी चाह रहा है कि UAE को अपने जो इन्होंने रशिया से S-400 लिए हुए थे वो बेच दे, ताकि वो इनसे F-35 खरीदवाए अमेरिका से, और किसी भी तरीके से उस पे वो पाबंदी ना आए कि उसने रशिया के साथ में व्यापार किया है।
तो डायनामिक्स जो है बार बार चेंज हो रहे हैं। अभी देखिए लिंडसे ग्राहम की भी हत्या कर दी गई है। अब ये पता नहीं है कि उनको सच में हार्ट अटैक आया या उनकी हत्या हुई। अभी उसमें सस्पेंस है, उसमें सस्पेंस है कि क्या, हालांकि आप जो कह रहे हैं उससे ईरान के लोग ठप्पा लगा रहे हैं और वो खुशी भी मना रहे हैं। एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, और इसने डोनाल्ड ट्रंप को कितना डरा दिया है कि वो कह रहे हैं कि मैंने एक ऑर्डर साइन करके रखा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो 1000 मिसाइलें मैं ईरान पर दागकर उसको मटिया मेट कर दूंगा। तो खौफ जो ईरान ने पैदा किया हुआ है वो अमेरिका को एक और तरीके से झकझोर रहा है कि हर जगह अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड उतार पाता था। अभी तक जितने युद्ध हुए हैं ये पहला युद्ध है जिसमें अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतार पाया है, और ये बहुत बड़ी किरकिरी अमेरिका की है। तो चाहे हॉर्मूज हो, चाहे हिजबुल्ला हो या बूट्स ऑन ग्राउंड हो, हमेशा आप देखिएगा तो ईरान उसको अभी तक अपनी शर्तों पे रोक पाने में सक्षम रहा है। जी योगेश जी। बिल्कुल, 2-3 चीजें अभी देखिए, कई बार होता है कि गड़े मुर्दे निकाल लिए जाते हैं। अभी आपने जैसे कहा कि ईरान में इस तरह के वहां पे ट्रम्प को लेकर के क्रॉस निशान, फायरिंग के निशान, ब्लड वाले और ये सारी चीजें, रेड फ्लैग जो है वो ये दर्शाता है उनके यहाँ पे कि ये बदला लेना है, और जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक ये फ्लैग हमारे से दूर नहीं होगा। उस पर लिखा भी था कि ये ला थरात अल हुसैन, यानी कि हुसैन को मानने वालों अब तुम खड़े हो जाओ, उठ जाओ। तो इस तरह से 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तब से थोड़ा कट्टरपन, और ये हालांकि उस वक्त जब अभी ये युद्ध शुरू हुआ उसके ठीक पहले तक ईरान में अपने ही खामेनेई से बहुत सारे लोग ना इत्तेफाकिया थी कि हम इनसे सहमत नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं मुस्लिम दुनिया आगे बढ़ रही है, ये कट्टरपन जो है ये हमें पीछे धकेलता लेके जा रहा है कि महिलाएं कई बार विरोध किया, किसी का पता नहीं विरोध करने वालों के कहाँ चलेगी। लेकिन रिजीम चेंज करने के नाम पर जो अटैक हुआ और उससे जो सिचुएशन बदली, ये अमेरिका ने भी नहीं सोची थी। हो सकता है नेतन्याहू को अंदाजा हो इस बात को, मोसाद को पता हो कि ट्रम्प जब तक नहीं फंसेगा, जब तक कुछ निपटारा नहीं होगा। और अभी भी ये कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि अभी भी नेतन्याहू ने ट्रम्प को बहुत कुछ ये कह दिया है कि देखिए ये युद्ध है, कुछ भी संभव है और कुछ भी हो सकता है, यानी कि डराने वाली सिचुएशन पैदा कर दी। तो यूं कहूं कि पहले जब सीज फायर का ऐलान किया था उस वक्त भी लोग यही मानते थे, आप लोगों ने भी कई बार कहा कि देखिए ईरान की रिजीम चेंज करने के लिए मैदान में कूदे, नहीं कर पाए। ठीक है, उनके टॉप लीडर्स मर गए, उनका अपना एक नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका अगर कुछ भी कर रहा है तो नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है, और बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है, उनको हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं थी कि रही बात यूरेनियम की, तो यूरेनियम को लेकर के मुझे लगता है कि अब वो एक ऐसे मनी बन गया है कि जो ईरान जीते जी तो नहीं देगा उसको, चाहे कुछ भी करें। तो ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ट्रम्प साहब के गले की फांस बन गई है युद्ध एक बार वापस से, और उसमें वो अटक गए। पहले थोड़ा स्मार्ट तरीके से एक ऑनरेबल एग्जिट का इंतजार करके वो बाहर निकले थे, लेकिन वापस से इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। जनरल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी जैसे खामेनेई के जनाजे के दौरान अभी 11 तारीख को लंबे समय से बाद में मुस्तफा का एक वीडियो सामने आया है, और जिसमें उसने कहा है कि उन्होंने बाकायदा ये जिम्मेदारी के साथ में कहा है कि ये हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी है, राष्ट्र चाहता है कि जिन्होंने हमारे टॉप लीडर्स को खत्म किया उसके खून का बदला लेंगे। तो ये उबलता हुआ खून आपको लगता है कि शांत होगा, एक बड़े युद्ध का संकेत है, एक बात। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि जिसपे आरोप लगे ट्रम्प पे 2020 में, इनके एक टॉप लीडर्स, सैन्य कमांडर्स में से एक कासिम सुलेमानी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, अब वो भी बाहर निकल करके आ रहे हैं कि अभी तक हमें सुलेमानी का भी बदला लेना है। बहुत सारे लोग उनको चाहने वाले हैं, IRGC जिनका जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुलेमानी के कत्ल जिन्होंने किया उनका भी बदला लेंगे। तो ये अभी एक से एक कड़ी जोड़ करके अभी जो दौर चल रहा है वहां पे, जितने लोग सड़कों पे आए, वो एक अलग स्थिति पैदा करता दिखाई दे रहा है। देखिए योगेंद्र जी, जो अली खमीनी को जो उन्होंने एलिमिनेट किया अमेरिका ने, वो सिर्फ एक ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे या ईरान के शिया समुदाय के, पूरी दुनिया के सबसे बड़े वो रिलीजियस हेड थे। और इनको एलिमिनेट होने से पूरी दुनिया में जहां जहां शिया की पॉपुलेशन थी वहां सब जगह पे इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, इसके खिलाफ प्रेयर मीटिंग हुई है, और इसकी भर्त्सना सब जगह की गई। अपने यहाँ भी यूपी में और JNK के अंदर भी इसके ऊपर खिलाफ, इसके विरोध में प्रदर्शन किया था।
तो ये तो एक उनका मुझे लगता है कि ये एक उसको उनको एलिमिनेट करके जो यूनिटी आई है ईरान में, बदला लेने की भावना के साथ जो नेशनल यूनिटी आई है, जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आई है उनके, ये एक बहुत बड़ा कारण था उसका। उनके साथ साथ उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उनको भी उसमें खूब सारे लोग मारे गए थे, और ये पूरा का पूरा प्लान इजराइल का था। इससे अच्छा तो था कि ये सोचते थे कि वो खत्म हो जाएगा तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उन्होंने शाह के टाइम पे भाग गया था शाह, तो उसके बाद अभी मौका इनको मिला था कि हम इसको कर पाए, परंतु वो हुआ नहीं। दूसरा क्या है, जो शिया सेक्ट है इसके अंदर बदले की भावना इनके अंदर वो है। मतलब अगर आप बदला लोगे तो आप जन्नत में जाओगे, इनके इस तरह का वो टीचिंग जैसे है कि वो हाँ। रेड फ्लैग्स जो है उन पे यही लिखा हुआ है कि हुसैन का बदला लेने वालों को अब उठ खड़ा होना चाहिए, तो वो उससे जोड़ करके देख रहे हैं और लगातार ये बात कह भी रहे हैं जो आप बता रहे हैं। तो ये दूसरा बात ये है कि जो इनका आप भी देखिए जब कितने दिन उसका फ्यूनरल चला, और इराक के अंदर भी इनका फ्यूनरल इराक के थ्रू होके आया, जहां शिया पॉपुलेशन है इराक की, ये इनका जनाजा उधर से भी निकाल के लेके आए, तो वहां भी इनकी मतलब इतना मानने लोगों वाले ने उसका वो किया है। तो ये एक जगह आ गया है, और इससे ट्रम्प साहब को डर भी लग रहा है। डर क्या लग रहा है, उनकी सिक्योरिटी और टाइट होगी, और जिस तरह का ये दुश्मनी एक तरफ पैदा की है, इतनी जल्दी ये खरास इतनी जो आ गई है एक दूसरे के खिलाफ, मिटने नफरत वाली ये नहीं इतनी है। जल्दी खत्म नहीं बिल्कुल। होगी। जी जी, चलिए समय थोड़ा कम है, मैं एक एक मिनट के लिए हिमांशी जी और एयर कोमोडोर साहब के पास में जाना चाहूंगा। चंद्रमौली सर आपके पास में आना चाहूंगा। तो जो सिचुएशन अभी जनरल साहब बता रहे हैं उस हिसाब से तो, और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि हम हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, तो ये तो युद्ध इतनी जल्दी थमने का कोई नाम नहीं ले रहा। पहले की जो सिचुएशन बनी थी उसमें ये तो दिखता था कि चलिए टेबल टॉक और ये ट्रम्प कुछ बयान दे रहे हैं, उधर से भी कुछ बयान आ रहे हैं, दुनिया का दबाव है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि किसी तरह का ना कोई प्रेशर है ना कोई बयान है, और ये कुछ एक्सट्रीम स्थिति में जाने की तैयारी कहूँ। जी हाँ, देखिए ये इंडिविजुअल के ऊपर जब थ्रेट आई है, जब उन्होंने कहा हम ट्रम्प को मारेंगे, ये आफ्टर द जनाजा खाक जो हो रहा था इनका, इसके अंदर उन्होंने गोली वगैरह दिखाई थी, तब ट्रम्प कह रहा है कि मुझे मारोगे तो मैं 1000 मिसाइल तान के रखूंगा। तो ये पर्सनल है, ऐसे थ्रेट तो कई जगह आती रहती है, और थ्रेट ईरान ने नहीं दी है, IRGC ने दी है। तो ये ट्रम्प को इतना सीरियसली, अब तो मैं कह रहा हूँ चम्मच भी अगर गिर जाए व्हाइट हाउस के अंदर तो ये कहेंगे कौन आया। इतनी सिक्योरिटी की टाइट हो रखी है, ट्रम्प के ऊपर इतना भय है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ये ट्रम्प के ऊपर थ्रेट के ऊपर हुई है कि, और आप जो इससे बता रहे थे, हमने डिस्कशन में देखा था, जो उन्होंने शिप के ऊपर जो अटैक किया था, भारत के इतने नागरिक, अरे हम भारतीय हैं, हमारे नागरिक, हमको फिक्र हो रहा है, पर IRGC डजंट केयर कि भारतीय है, फ्रेंच बैठा हुआ है, चाइनीज बैठा हुआ है, उनको क्या लेना है। जो उस रास्ते से आएगा मैं उसको मारूंगा, तो मत जाओ। और या फिर अमेरिका कहता है इस रास्ते से जाओ, तो सिक्योरिटी तो उनको, गलती अमेरिका की है। पहले अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं सर, उसी दरमियान ट्रम्प का एक बयान हाईलाइट हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अगला कदम जो हमारा है, हॉर्मुज स्ट्रेट को हम हमारा हाथ में लेंगे। अब देखो, अब वो कह रहा है, तो अब तक तो ले नहीं पाया, अब क्या बहुत पहले से कह रहा है कि हम ले लेंगे, खरग आइलैंड ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 2-2.5 महीने हो गए, अब तक तो ले नहीं पाया। वो ले सकता है, वो तबाह मचा सकता है, उसका बहुत पावर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुख ये होगा कि वो जो बैठे हुए, जो जनरल साहब बताया हिल्स पे बैठे हैं, करें, उसको मान नहीं सकता। वो खेबी करते रहेंगे, यानी कि वहां पे अगर लेट्स से 1000 सैनिक घुस गए, जहाज घुस गए, उसके सब कुछ घुसे हुए, लेकिन उनके गोली मिसाइल कहीं न कहीं से चलता रहेगा, तो उनकी दुखी जिंदगी हो जाएगी, उनकी मौतें बहुत होगी, डिस्टर्ब जरूर रहेंगे, उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि वो असिमेट्रिक वॉरफेयर हो रहा है। ये बड़ा देश छोटे देश के पास जा रहा है, छोटे देश के पास में ये बैठने की छुपने की जगह है, छोटे छोटे मिसाइल है, तो वो दुखी करेगा। कहने को तो 2.5 महीने से कह रहे हैं हॉर्मुज को ये कर देंगे, क्या क्या बताओ, हम तो सोल्जर डाल देंगे वहां पे, कहाँ डाले उन्होंने सोल्जर, तो डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो रूस टपक पड़ेगा इसके अंदर, तब थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा इनका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ सकती है जिसकी एक आहट भी नजर आती है, और मुझे लगता है कि वो दुनिया के लिए एक चिंता की बात होगी। मैं चलते चलते चले हिमांशु जी का रुख करना चाहूंगा। मैं आपको क्या लगता है कि ट्रम्प अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान बयान दे रहे हैं कि
हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से अब अमेरिकी नियंत्रण में हम ले लेंगे, इससे तनाव और बढ़ेगा। योगेंद्र जी देखिए, ये जो बयान है ये उनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसके लिए है। और देखिए जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो जमकरान मस्जिद पे लाल झंडा इन्होंने खमेनेई साहब की शहादत के बाद ही लगा दिया था, और वो तभी उतरेगा जब उनकी शहादत पूरी हो जाएगी। दूसरा जो ये करबला में लेके गए हैं, तो करबला शिया के लिए बहुत बड़ा जो एक स्थान है वो माना जाता है हुसैन की शहादत का। और इराक के साथ में ये 8 साल लंबे युद्ध में रहे हैं, तो ये डिप्लोमेटिकली इनकी बहुत बड़ी जीत है कि वहां तक इनके जो शव यात्रा है वो निकाली गई है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज नो मोर नियंत्रित, जिसको एस्केलेशन कहते हैं, वो नहीं है। अब ये पूर्णतः वॉर में बदल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बहरीन, कतर, जॉर्डन पे हमले हुए हैं, तो इट इज नो मोर लिमिटेड एस्केलेशन। और देखिए जब कोलेटरल डैमेज होती है और जहां जहां उसका आपको रायता फैलता हुआ नजर आता है, वो जो है अब बहुत बड़े स्तर पे फैल गया है। रशिया भी इसमें नहीं उतरेगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी देखिए ऑलमोस्ट 4.5 साल से उलझा हुआ है, वो इसमें नहीं उतरेगा, वो स्मार्ट प्लेयर है। चाइना भी नहीं उतरेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अब ये मध्यस्थता में चाइना या रशिया उतर आए, लेकिन वो तब तक नहीं उतरेंगे जब तक कि अमेरिका उनको रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखते हुए, उसका टेम्परामेंट देखते हुए, नोबडी वांट्स टू, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, बहुत कुछ है इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम विराम देंगे। तो खैर, सभी हमारे जो एक्सपर्टीज हैं उनका मानना है कि सिचुएशन बिगड़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल को संकेत ऐसे भी नहीं है, हाँ, लेकिन खबर कभी भी आ सकती है, क्योंकि अंदर खाने से ट्रंप कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स मान के चलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो किसी भी मुल्क को मध्यस्थता के लिए ला सकते हैं, जिसमें भारत भी हो सकता है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सिचुएशन कब होगी, कैसे होगी, दुनिया इसी उम्मीद के साथ में रोज एक झपकी लेती है कि चले सुबह उठेंगे तो शायद कोई सुकून भरा पल मिलेगा, लेकिन अब वो कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि बदले की आग ईरान में दिखाई दे रही है, और खतरे की आहट अमेरिका को भी दिखाई दे रही है, जो बेचैन कर रखी है ट्रंप को भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।